हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास से, और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 हमारा प्रारंभ हो रखा है। एक लेक्चर हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। हम देख रहे हैं संसाधन एवं वन्य जीव, सॉरी वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो ध्यान दीजिए, वन एवं वन्यजीव संसाधन चैप्टर नंबर 2। तो हमने इस चैप्टर के अंतर्गत बेसिक चीजों को पढ़ने का प्रयास किया कि भाई हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कैसे एक दूसरे से चीजें कोरिलेट करती हैं, और उसी के साथ साथ हमने जो वन स्रोत है उनको देखने का, उनको जानने का प्रयास किया, और जैव विविधता एक समृद्ध देश है उसको देखा। जातियां 8% हैं, उपजातियां 16% हैं। इन सबको हमने देखने का प्रयास किया कि भारत भी एक जैव विविधता संपन्न देश है। यहाँ पर पेड़ पौधे, कीट पतंगे और आपके झाड़ियां लताओं का अच्छा परसेंटेज पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, वर्षा वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ना जाने कितने प्रकार के वन यहाँ हमारी क्लाइमेट के अनुसार हमको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो इतना आपको याद होना चाहिए और पता रहना चाहिए किस प्रकार के वन हैं। आगे बढ़े। इससे आगे हमने देखने के बाद कुछ वनस्पति का अनुमान लगाया कि हमारे पास कितना 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 वो आपका परसेंटेज हिसाब से है। ये हम लोग थोड़ा सा आपका देख लें, इस पर हम लोग बात कर लें। तो हमने भारत में जिस पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात को पढ़ा, और अनुमानित जो दर है उन चीजों को पढ़ा, कितना परसेंटेज है। इन सब चीजों को हमने पढ़ने का, देखने का और जानने का प्रयास किया। ठीक, आओ हम इन्हें एक बार फिर प्राणियों को अच्छे से वापस चर्चा करें कि सामान्य प्रजाति के वृक्ष कौन से हैं, संकटाग्रस्त वृक्ष कौन से हैं, और इसी हमने देखा सुभेद जो आपका बर्नेवल थे वो कौन से हैं। देखिए, थोड़ी स्थिति ये है, गंभीर है। बंदेवल बंदेवल ऐसी जातियां या फिर आप कह सकते हो चीजें शामिल हो सकती हैं जो फिलहाल आप जिनकी संख्या घट रही है। अगर हम उनको फोकस कर ले तो हम उनको रोक सकते हैं, लेकिन दुर्लभ में जिनकी संख्या बहुत कम है या लोकल खत्म होती जा रही है उनको बड़ा अपने आप में टफ है। लेकिन अगर हम लोग आपका वर्नेबल पर फोकस कर लें तो हम दुर्लभ जाति में नहीं पहुंच सकते, हम इनको और इनको सिक्योर कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम या फिर ऐसी कंडीशन करें कि हम लोग आपका वर्नेबल का नंबर ही ना आने दे, सुबोध का नंबर ही ना आने दे, उससे पहले हम चीजों को अपने लेवल पर मैनेज कर ले जाए। ठीक, और जो जो चीजें लुप्त हो चुकी हैं कोशिश करें हम उनको रिहेबिटेट करें, द्वारा उनको उनके आवास प्रोवाइड कराया जाए, चीजों को बनाया जाए। क्लियर है? ताकि हम इनको अच्छे से पढ़ सकें, देख सकें कि भाई क्यों और कैसे ये सारी चीजें हो रही, क्या कारण है इनका गठन होने का। देखा? चलिए, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ने कि कहाँ पर कूल और कहाँ पर प्रतिकूल जैसी स्थिति। आइए थोड़ा सा हम इसको देखने का प्रयास करते हैं, भाई क्या कुछ कैसी स्थिति इसमें बनी है। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनमें वनस्पति और प्राणी जात भयानक ह्रास होता है। कह रहे वो कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी अनुकूल फेवरेबल नहीं है, प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब जो आपका फेवरेबल ना हो। वे कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनको और भी भयानक रूप में आपका बनाते हैं, उनको चेंज करते हैं। यदि हम अपने चारों नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हम प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन कर रहे हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कैसे हमने उनमें आपका चेंज कर दिया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाई, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वन और वन्यजीव से प्राप्त होते। इसलिए हम ही हैं जिन्हें वन और वन्यजीव को नुकसान पहुंचाया है। भारत वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल, रेलवे लाइन, कृषि, वाणिज्यिक वन की खनन क्रिया, वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन स्वतंत्रता सिकुड़ने से
कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से। भारत में वन संरक्षण 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर और कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्र, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत, स्थानिक झूम खेती, शैलेश वन के चलते हुए कटाई या निराकरण हुआ है। कैसे हुआ है? इन सब चीजों का एक आपका निराकरण जो है हमको देखने के लिए मिला है कि किस प्रकार ये कैसे हुआ है। तो आप देखिए किन किन चीजों पर कैसे कैसे करके जो हमारे वन हैं उन वनों को नुकसान हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो रेलवे लाइन है, इन चीजों को चलिए। और स्लैश वन जो एग्रीकल्चर है उससे भी किस प्रकार का जो प्रभावित है वो आपका हुआ है। क्लियर है? ये हमको दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, क्या उपनिवेश वन नीति को दोषी माना जाता है? कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कई संवर्धन, वृक्षारोपण और वाणिज्यिक की दृष्टि से कुछ एक वृक्ष बड़े पैमाने पर रोपण किए गए जिन्हें दूसरी जातियां खत्म हो गईं। उदाहरण के तौर पर सागवान एकल रोपण से दक्षिण भारत में प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक रेटॉन गायब हो गया। कि जो साल हमने लगाया और चीड़ लगाया, चीड़ लगाने से जो ओक के पेड़ थे और जो आपका रेडॉन थे ये आपके लुप्त से होते चले गए। क्योंकि होता क्या है, जो वहाँ की इकोलॉजी है, यानी कि मान लीजिए हमारा वन है आपके हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र में जो वन है वो उसकी नेचुरल हो सकता है, वो उसका लोकल एरिया हो, केवल वहीं उगता हो। लेकिन जब वहाँ दूसरी चीजों को या फिर आपके दूसरे प्रजाति को प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है, तो वो जो स्थानिक प्रजाति है वो उनको आपका नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है? तो ऐसा ही कुछ आपके हिमालय की प्रजातियों के साथ भी हुआ है। बड़ी विकास परियोजना ने भी वनों को नुकसान पहुंचाया। हम जो बड़ी बड़ी परियोजना बना रहे हैं, पेरिफेरल बना रहे हैं, 4 धाम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, उसके साथ हम लोग जो है बड़े बड़े घाटियां बना रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ों में आपका प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब वनों की कटाई तो कर रहे हैं। 1952 से ही इस नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। प्राकृतिकरण अभी भी जारी है और इतने हेक्टेयर से लेकर अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना को पूर्ण रूप किए जाने का जलमग्न है। वनों की बर्बादी में खनन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पश्चिमी बंगाल में बॉक्स टाइगर रिजर्व डोलोमाइट खनन के कारण ही गंभीर खतरे हैं, प्राकृतिक आवास और नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई जातियां भारत में इसमें आपका शामिल भी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि और चीजें कैसे हुई हैं, जहां पर टाइगर रिजर्व है वहां पर कैसे आपका खनन किया गया है, माइनिंग से होने वाले जो इफेक्ट हैं वो आपको दिखाई देंगे, कैसे उन्होंने आपका प्रभावित किया है। इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इतना आपको समझ आया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद का यह मानते हैं कि, क्या मानते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्णविद हैं कि वन संसाधन की बर्बादी में पशु चारण ईंधन के लिए लकड़ियां की मुख्य भूमिका निभाती है। यानी कि जो हम वनों में जो आपके वन अधिकारी हैं और पर्यावरणविद क्या कहते हैं, जो वनों का संसाधन हास हो रहा है ना, जो आप लोग क्या करते हैं वनों में आपका पशु चराई करते हैं, ईंधन के लिए जो आपके वनों में लकड़ी काटते हैं, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मुख्य भूमिका निभाती है। यद्यपि इनमें से कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारा और ईंधन हेतु लकड़ी आवश्यक पूर्ति पेड़ों की टहनियों में काट ली जाती हैं, ना कि पूरे पेड़ को काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र में मूल्यवान पदार्थ, खनिज और अन्य संसाधनों का संचय कोष है जो तेजी से विकसित हो रहा है और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की मांग पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के अलग अलग मायने रखते हैं। विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए
अनुकूल जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो पैदा करते हैं। क्लियर है? तो अलग स्थिति है, अलग परिस्थिति है, जिनको हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सारी चीजें पैदा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, एक आप देखते हैं हिमालयन यब संकट में। हिमालय यब यानी कि चीड़ की प्रकार में सदाबहार वृक्ष है, एक प्रकार का औषधीय वृक्ष है। कैसा है? मेडिटेशनल सॉरी जो आपके मेडिकल लाइन के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ट्री, मेडिकल ट्री है। हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों को टोकस नामक रसायन निकलता है। इससे कुछ लोग कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग लाते हैं। तो इसके द्वारा बनाई गई दवा विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अतिरिक्त निकासन से वनस्पति जात को खतरा पैदा होता है और पिछले दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में यवन हजारों पेड़ सूख रहे हैं। कैसे हैं? जो हजारों पेड़ है वो आपके सूख रहे हैं। ठीक, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्यजीव, आवास विनाश, जंगली जानवर, मानक आखेटक, पर्यावरण प्रदूषण, विषय कारण दलवा नल शामिल है। पर्यावरणीय विनाश मुख्य कारकों में संसाधन, असमान उपभोग और पर्यावरण रखरखाव की जिम्मेदारी समानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को मानने वाले हैं और एक अमेरिकी नागरिक औसतन भोग के लिए औसत रूप से 40 गुना ज्यादा। इसी प्रकार भारत में 5% से कम लोग 25% लोग गरीबी की तुलना में अपने संसाधनों का उपयोग पर्यावरण द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें 5% लोगों की पर्यावरणीय रखरखाव भी की जिम्मेदारी नहीं है। कह रहे जितने लोग नुकसान हो जाते हैं, 5% लोग भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। प्रश्न यह है कि कौन क्या और कहां से कितना उपभोग कर सकता है। क्या है? कौन क्या कितना कहां से उपभोग कर सकता है, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है और अपने आप में बड़ी बात है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कैसे यव जो वृक्ष है उसका मेडिकल यूज क्या है, कैंसर के लिए कैसे उसकी दवाई बनती है, कैसे उसको प्रयोग में लाया जाता है, ये सारी चीजें देख। चलिए देख लिया। अब देखिए, कान घाटी में मुकुल नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस के पौधे लगा। तो हर जगह अलग अलग प्लांटेशन है। देखिए बांस का पौधा बड़ा अच्छा होता है, अगर आप कहीं लगा दो बाढ़ का भी काम करता है और नेचुरल हाइस्टार्च भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से ये सारी चीजें की जाती हैं और हम इनको बड़े अच्छे रूप में भी देख सकते हैं। बांस एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाता है। आप देखिए किस तरह से छोटे जंगलों के उत्पाद बेचती है आदिवासी महिला सूखे पत्ते को हाँ सब क्या कर रही हैं, बाप इकट्ठा कर रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि वेटलैंड सूख चुके हैं। 70% धरातलीय जल क्षेत्र जो है प्रदूषित है और 40% मैंग्रोव क्षेत्र की तुलना में लुप्त हो चुका है। जंगली जल शिकार और व्यापार तथा वाणिज्यिक दृष्टि से कीमती पेड़ और पौधे कटाई के कारण वनस्पति और वन्यजीव जाति लुप्त के कैसे हैं, लुप्त के कगार पर है। क्या आपने अपने आसपास की ऐसी गतिविधियों को देखी हैं जिनमें जैव विविधता कम हो रही है? कह रहे क्या आपने आसपास की चीजों को देखा है जहां पर बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है? कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर घास था, पेड़ थे, पौधे थे, पानी था, वेटलैंड था, लेकिन वर्तमान में आप देखोगे या तो दलदली भूमि सूख रही है या पेड़ को काट दिया गया है या लोगों ने उसको जोत लिया है। तो ये ऐसी समस्याएं जो हैं हमारे पर्यावरण में बढ़ रही हैं। वनों और
वन्य जीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। अगर आप कभी सोचें कि जो हमारे वन कट रहे हैं और जीवों का नाश हो रहा हो, आप समझो केवल कि जीव विज्ञान का नाश है, ऐसा नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा है। अगर आपकी डाइवर्सिटी खत्म होगी तो जो आपका कल्चर है उसकी विविधता का भी विनाश से जुड़ा हो। जैव विविधता के कारण कई मूल जाति वन पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंचे हैं। तो समुदाय खाने पीने, औषधियां, संस्कृति, अध्यात्म, इन सब में वन और वन्य जीव पर निर्भरता है। कैसे इन पर निर्भरता है? गरीब वर्गों में महिला और पुरुष की तुलना में अधिक प्रभावित है। कई वर्गों में खाना, चारा, जल, अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसे इन्होंने संसाधनों की कमी होती जाती है, महिलाओं पर कार्य का भार बढ़ता जाता है। कई बार उन्हें संसाधन इकट्ठा करने में 10 किमी अधिक पैदल चलना पड़ता है। ऐसा है 10 किलोमीटर अधिक जो है उनको पैदल चलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको दिखाई देंगी। इससे उन पे गंभीर स्वास्थ्य समस्या झेलनी पड़ती है। काम का समय बढ़ने के कारण घर में बच्चों की उपेक्षा होती है, जिनसे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। वनों की कटाई में परोक्ष परिणाम जैसे सूखा, बाढ़ और गोबर ताकि सबसे अधिक प्रभावित हैं। गरीब और पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप वन और वन्य जीव के में कल्याणकारी है। आवश्यक यह है कि वन और वन्य जीव में संरक्षण सही नीति अपनाई जानी चाहिए। जो हम फॉरेस्टेशन कर रहे हैं और जो हमारा वन है, ऐसी पॉलिसी को अपनाएं ताकि ये सारी चीजें बिल्कुल सही हो, सही रूप से हम इनको एक्सेप्ट कर सकें, सही रूप से चला सकें, तो ही सारी चीजों को हम बड़े अच्छे से लेकर चल सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्यजीव संसाधनों के लिए सही नीति अपनाई जानी चाहिए। ऐसा है, वन और वन्यजीवों के लिए सही नीति अपनाई जानी चाहिए। क्लियर है? ये इनको देख लेंगे। ठीक, अब आप देख सकते हो किस प्रकार के विकासशील ने हमारे पर्यावरण को प्रभाव किया है। आगे बढ़े, चलिए। तो इतना आपने पूरा देख लिया यहाँ तक। तो कल हम देखेंगे वन और वन्यजीव का संरक्षण किस प्रकार किया जाए ताकि वो सब आपके उसी प्रकार अपने बने रहें, कार्य करें, और हमको जो चीज हमको वनों से प्राकृतिक संरक्षण जो है, हमको भी मानव पर सीधे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव है, वो जुड़ा रहे। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।